बेटियों के हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पैतृक संपत्ति पर बरकरार रहेगा बराबरी का दावा। 2015 के अपने ही फैसले को पलटकर कोर्ट ने बेटियों के पक्ष को ठहराया सही। पीएम मोदी ने लॉन्च किया ट्रांसपेरेंट टैक्स प्लेटफॉर्म, आयकर व्यवस्था में पारदर्शिता को मिलेगा बढ़ावा। प्रशासन और करदाता के बीच विश्वास बहाली पर जोर देना है मकसद। 10 अगस्त को मनाया गया विश्व जैव ईंधन दिवस। गैर जीवाश्म ईंधन के प्रति रुझान बढ़ाने की है कोशिश। सरकार ने इसके लिए लिया है कई योजनाओं का सहारा। दुनिया भर में पहली कोरोना वैक्सीन बनाने का रूस ने किया बड़ा दावा। दूसरी तरफ WHO ने इसकी सुरक्षा और प्रभावशीलता पर लगाया सवालिया निशान। वैक्सीन पर भारत की तरफ से कोई बयान नहीं। और भारत ने इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड में दी बड़ी राशि। विकासशील देशों को सहायता देना है मकसद। दक्षिण सहयोग में इस फंड की है बड़ी भूमिका। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बधाई और शुभकामनाएं। आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों के हक में एक ऐतिहासिक फैसला दिया। फैसले के मुताबिक बेटियों का हिंदू अविभाजित परिवार में संपत्ति पर बराबर का संयुक्त उत्तराधिकार या को पार्सनरी राइट होगा। इस अधिकार पर इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि 9 सितंबर 2005 को लागू हुए संशोधन के वक्त पिता जीवित थे या नहीं। दरअसल कोर्ट हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 की व्याख्या पर विचार कर रहा था। इसे 2005 में संसद द्वारा संशोधित किया गया था। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया था। इस संशोधन का पूर्वगामी प्रभाव नहीं था। 2015 के प्रकाश बनाम फूलवती मामले में कोर्ट ने कहा था कि 2005 के संशोधन के लागू होने से पहले वाले मामलों में बराबरी का अधिकार लागू नहीं होगा। हालिया फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी फैसले को पलट दिया और माना कि वंस ए डॉटर इज ऑलवेज ए डॉटर। आपको बता दें, को पार्सनरी प्रॉपर्टी को हिंदू पुरुष अपने पिता, दादा या परदादा से हासिल करता है। इस संपत्ति पर संयुक्त मालिकाना हक होता है और इसमें अपना हिस्सा केवल को पार्सनर ही मांग सकता है। 2005 से पहले को पार्सनर्स में केवल बेटे, नाती और परपोते शामिल होते थे। 2005 से पहले मिताक्षरा स्कूल ऑफ ज्वाइंट फैमिली की अवधारणा को फॉलो किया जाता था। यहीं पर हम हिंदू अविभाजित परिवार को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 231 में दी गई परिभाषा से समझ लेते हैं। इसमें हिंदू अविभाजित परिवार को एक व्यक्ति के तौर पर माना जाता है। इसमें एक ही कॉमन एंसेस्टर के वंशज शामिल होते हैं और इसमें उनकी पत्नियों और अविवाहित बेटियों को भी शामिल किया जाता है। हिंदू अविभाजित परिवार को कॉन्ट्रैक्ट के जरिए नहीं बनाया जा सकता। यह हिंदू परिवारों में स्वतः ही बन जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने महुआ मोइत्रा की याचिका पर दिल्ली पुलिस और जी न्यूज चैनल से जवाब मांगा है। ये मामला दरअसल तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा बीते साल 25 जून को संसद में दिए गए एक स्पीच से जुड़ा है। इस स्पीच के दौरान चैनल ने उन पर मानहानि और उससे पहले महुआ मोइत्रा ने चैनल पर आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। भारत में IPC की धारा 499 में मानहानि की परिभाषा और धारा 500 में मानहानि के लिए सजा का प्रावधान है। भारत में मानहानि के 2 प्रकार हैं, सिविल और क्रिमिनल। सिविल मानहानि के मामले में व्यक्ति जिसने मानहानि का सामना किया हो हाईकोर्ट या सब ऑर्डिनेट कोर्ट जा सकता है और मॉनेटरी कंपनसेशन यानी मौद्रिक मुआवजा मांग सकता है। इन मामलों में जेल की सजा का प्रावधान नहीं है, जबकि क्रिमिनल मानहानि मामले में 2 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। कुछ मामले मानहानि के अपवाद के रूप में देखे जाते हैं, मसलन पूरी तरह सच को बताने के लिए और जन कल्याण के लिए की गई मानहानि। औपनिवेशिक काल के इस मानहानि कानून को लेकर 2015 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। इसमें तर्क दिया गया था कि यह कानून संविधान द्वारा दी गई वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में रुकावट डालता है। बीते दिनों गिरीश चंद्र मुर्मू ने भारत के CAG यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में शपथ ली। इससे पहले भारत के CAG राजीव महर्षि थे। CAG भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। यह भारतीय ऑडिट और अकाउंट विभाग का प्रमुख और पब्लिक पर्स का प्रमुख संरक्षक होता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148, 149, 150, 151
और 279 में सीएजी का जिक्र मिलता है। अनुच्छेद 148 से सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों के बारे में पता चलता है, जबकि अनुच्छेद 149 में उसे मिलने वाले उत्तरदायित्व और उसकी शक्तियों की चर्चा है। अनुच्छेद 151 के मुताबिक सीएजी संघ के खातों की जांच से संबंधित विवरण राष्ट्रपति को देता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखते हैं। सीएजी के द्वारा ली जाने वाली शपथ का जिक्र भारत के संविधान की 3री अनुसूची में है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए की जाती है। इसके अलावा सीएजी को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में लिखी प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जा सकता है। सीएजी को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के तरीके के समान ही है। सीएजी की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए वेतन और अन्य सेवा शर्तों को नियुक्ति के बाद बदला नहीं जा सकता। सीएजी के कार्यालय के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित सभी प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। आपको बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता अपने हाथ में लेने के बाद पहली बार 1858 में ब्रिटिश सरकार द्वारा अकाउंटेंट जनरल के कार्यालय को बनाया गया था। इसे ही आज़ादी के बाद सीएजी का नाम दिया गया। यह ऑफिस ब्रिटिश सरकार की तर्ज पर बना है, फिर भी कई मामलों में वह ब्रिटिश सीएजी से अलग है। भारतीय सीएजी केवल एक ऑडिटर जनरल की भूमिका निभाता है। इसे नियंत्रक की कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में सीएजी के पास नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दोनों की शक्ति है। भारत में सीएजी खर्च होने के बाद खातों का लेखा जोखा करता है, जबकि ब्रिटेन में सीएजी की मंजूरी के बिना सरकारी खजाने से कोई पैसा नहीं निकाला जा सकता। सीएजी भारतीय संसद का सदस्य नहीं हो सकता, जबकि ब्रिटेन में सीएजी का हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना जरूरी है। 7 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया गया। उससे पहले सरकार ने एक आदेश के जरिए ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड यानी अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड को समाप्त कर दिया था। इसके अलावा सरकार द्वारा ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड यानी अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड और ऑल इंडिया पावरलूम बोर्ड को भी समाप्त कर दिया गया। सरकार ने न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन नीति के चलते यह निर्णय लिया है। ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड को 23 जनवरी 1992 को गठित किया गया था। इसे हैंडलूम सेक्टर के विकास के लिए नीतियां बनाने में सरकार को सलाह देने के मकसद से गठित किया गया था। इसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल चेयरमैन, वहीं केंद्र और राज्य सरकारों के आधिकारिक सदस्यों के साथ हैंडलूम उद्योग के गैर आधिकारिक सदस्य भी शामिल होते थे। ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के तहत एक सलाहकारी निकाय था। वहीं पावरलूम बोर्ड ऑफ इंडिया को 1981 में सलाहकारी निकाय के तौर पर गठित किया गया था। सरकार समय समय पर इसे पुनर्गठित करती रही है। आपको बता दें कि भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में शामिल है। 2017-18 के आंकड़ों के मुताबिक क्लोथिंग और टेक्सटाइल की भारत के निर्यात में 13% की हिस्सेदारी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रत्यक्ष तौर पर 45 मिलियन लोगों को रोजगार मुहैया कराती है। वहीं इसके सहयोगी क्षेत्रों में 6 करोड़ लोग काम करते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण जनसंख्या शामिल है। हैंडलूम कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मुहैया कराने वाला क्षेत्र है। दुनिया का 95% हाथ से बुना हुआ कपड़ा भारत में ही बनता है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 को अधिसूचित किया है। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ ही इसमें निजी 4 पहिया वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन और साझा वाहनों के उपयोग पर भी जोर दिया गया है। आइए इसके कुछ और मुख्य बिंदुओं पर गौर करते हैं। इसमें मौजूदा ऑटो रिक्शा और बसों की जगह ई ऑटो और ई बसें लाने की बात कही गई है। नीति के मुताबिक डिलीवरी आधारित सेवाओं के लिए ई मोबिलिटी को तरजीह दी जाएगी। ईंधन आधारित वाहनों के लिए रोड टैक्स बढ़ाए जाएंगे। इसमें अपने पुराने ईंधन आधारित वाहन के बदले ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहन लेने पर स्क्रैपिंग इंसेंटिव की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा वाणिज्यिक ईवीज खरीदने पर लोगों को कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा। पॉलिसी में दिल्ली में खरीदे गए ईवी पर सब्सिडी और रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट की बात भी शामिल है। यह अनुदान केंद्र सरकार की फेम इंडिया फेज 2 योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी के अलावे होगा। ईवी पॉलिसी के इन सभी खर्चों के लिए एक राज्य ईवी फंड स्थापित किया जाएगा। नीति के प्रभावी कार्यान्वयन और निधि के प्रबंधन के लिए एक राज्य इलेक्ट्रिक वाहन बोर्ड का गठन किया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। पीएम ने इस प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग को 21वीं सदी की कर व्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए अहम बताया है।
इस प्लेटफॉर्म के जरिए 3 तरह के सुधारों की बात की गई है: फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर 13 अगस्त से, वहीं फेसलेस अपील देश भर में 25 सितंबर से लागू होगी। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी होती है। इन पहलों का मकसद आयकर व्यवस्था में पारदर्शिता को बढ़ावा देना और करदाताओं को सशक्त बनाना है। फेसलेस असेसमेंट में आयकर विभाग और करदाता के बीच से मानवीय हस्तक्षेप को खत्म किया जाएगा। इसमें डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। फेसलेस अपील में पारदर्शिता को बढ़ावा देने की कवायद की गई है। इसमें करदाता द्वारा की गई अपील को देश के किसी भी इनकम टैक्स ऑफिसर को रैंडमली अलॉट किया जाएगा। जो भी ऑफिसर अपील पर काम करेंगे उनकी पहचान गुप्त रहेगी। करदाता को ऑफिसर से मिलने या उनके ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। अपील पर निर्णय टीम आधारित होगा और इसे रिव्यू भी किया जाएगा। टैक्स पेयर चार्टर की घोषणा बजट 2020-21 में की गई थी। इसका मकसद प्रशासन और करदाता के बीच विश्वास को बढ़ावा देना है। चार्टर में करदाता के आधारभूत अधिकार और उसे मिलने वाली सेवाओं के मानकों का वर्णन किया जाता है। भारत के टैक्स पेयर चार्टर में समय के भीतर प्रक्रिया का पूरा होना, शिकायतों की सुनवाई, निजता का सम्मान और गोपनीयता बनाए रखने जैसे कानूनी अधिकार दिए गए हैं। इस चार्टर में करदाताओं के देश निर्माण के लिए कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा की सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च की है। योजना के तहत किसान, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एग्री एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप्स और केंद्र या राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय द्वारा स्पॉन्सर सार्वजनिक निजी भागीदारी कार्यक्रम लाभान्वित होंगे। कृषि अवसंरचना कोष मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म के लिए ऋण वित्तीय सुविधा मुहैया कराता है। इसके जरिए सामुदायिक कृषि परिसंपत्ति और फसल कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना निर्माण में निवेश किया जाएगा। यह योजना वित्त वर्ष 2020 से 2029 यानी 10 सालों के लिए लागू होगी। इस लोन पर प्रति वर्ष 3% की दर से ब्याज का भुगतान सरकार द्वारा इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत किया जाएगा। यह भुगतान अधिकतम 2 करोड़ रुपए के लोन पर अधिकतम 7 सालों के लिए किया जाएगा। वहीं सोसाइटी के लिए गारंटी CGTMSE यानी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज के द्वारा दी जाएगी। लेकिन यह गारंटी अधिकतम 2 करोड़ रुपए के लिए है। इसमें राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटी गठित की जाएगी, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके। योजना का मकसद किसानों को फसल कटाई के बाद अवसंरचना मुहैया कराना है, जिससे वे निर्णय लेने में सक्षम हो सकें कि उन्हें अपनी फसल कब बेचनी है। साथ ही फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसानों में कमी आएगी। इससे किसानों की ओवरऑल आय में भी इजाफा होगा। आपको बता दें कि फसल कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना में वेयर हाउस, कोल्ड चेन, फूड प्रोसेसिंग सेंटर, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर आदि शामिल होते हैं। बीते दिनों आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कोविड-19 और लॉकडाउन का असर झेल रहे बैंकों और व्यापार जगत के साथ साथ ये आम जनता के लिए भी फायदेमंद होंगे। आरबीआई ने बैंकों को ऋण पुनर्गठन की अनुमति दी है। इससे कॉरपोरेट्स, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज की बैलेंस शीट पर बढ़ते तनाव को कम किया जा सकेगा। हालांकि इसके लिए केवल वही उधारकर्ता पात्र होंगे जो 1 मार्च 2020 तक 30 दिनों से अधिक समय के लिए किसी भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के डिफॉल्टर न रहे हों और उनका खाता इस समय स्टैंडर्ड खाते के रूप में वर्गीकृत रहा हो। अन्य सभी खातों को आरबीआई द्वारा 2019 में जारी किए गए प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के तहत रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। आरबीआई नाबार्ड और नेशनल हाउसिंग बैंक को 5-5 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त विशेष तरलता सुविधा देगा। इस राशि का उपयोग छोटे फाइनेंसर्स और होम लोन कंपनियों की मदद करने में किया जाएगा। आरबीआई ने पीएसएल यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नियमों में भी बदलाव किए हैं। अब स्टार्टअप को पीएसएल के अंदर माना जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों, मुख्यतः सौर ऊर्जा और कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों के लिए उधार की सीमा बढ़ाई जाएगी। बैंकों द्वारा लघु और सीमांत किसानों और कमजोर वर्गों को ऋण देने के लिए अपने टारगेट को बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। आरबीआई पीएसएल में क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए बैंकों के लिए इंसेंटिव सिस्टम लागू करेगा। आपको बता दें कि बैंकों को पीएसएल के तहत अपने धन का एक निश्चित हिस्सा कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, निर्यात ऋण,
शिक्षा, आवास, सामाजिक बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उपयोगी क्षेत्रों में ऋण के तौर पर देना जरूरी होता है। वर्तमान में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और विदेशी बैंकों को पीएसएल में अपने एएनबीसी यानी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 40% देना जरूरी है। आरबीआई ने एलटीवी यानी लोन टू वैल्यू रेशियो में भी बदलाव किए हैं। अब सोने का एलटीवी 75% से बढ़ाकर 90% कर दिया गया है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी गैर कृषि उद्देश्यों के लिए किसी व्यक्ति द्वारा गिरवी रखे गए सोने के कुल मूल्य का 90% उधार में दे सकती है। यह छूट 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध रहेगी। वर्तमान में मोबाइल फोन, कार्ड और वॉलेट का उपयोग करके डिजिटल भुगतान में काफ़ी वृद्धि हुई है, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी या स्लो इंटरनेट डिजिटल भुगतान को अपनाने में एक बड़ी बाधा है। इसके लिए आरबीआई ने ऑफलाइन रिटेल पेमेंट्स स्कीम की पायलट शुरुआत की घोषणा की है। यह वित्तीय समावेशन को और बढ़ाएगा। डिजिटल लेन देन की संख्या में वृद्धि के साथ ही इस क्षेत्र में विवादों की संख्या में भी वृद्धि देखी गई है। इसे दूर करने के लिए आरबीआई ने डिजिटल भुगतान के लिए एक ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र बनाने की बात भी रखी है। चेक भुगतान में ग्राहक सुरक्षा को और बढ़ाने और धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए 50,000 रुपये और उससे अधिक के सभी चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसमें चेक जारी करने के समय ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर चेक को भुगतान बैंक में भुगतान के लिए प्रोसेस किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने अपने ई कुबेर सिस्टम में ASISO यानी ऑटोमेटेड स्वीप इन एंड स्वीप आउट सुविधा देने का निर्णय भी लिया है। इससे बैंक अपने हर दिन के अंत में CRR को बेहतर ढंग से मैनेज कर सकेंगे। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 101 रक्षा वस्तुओं के आयात को बंद करने वाली एक सूची तैयार की है। इसके पीछे का उद्देश्य रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना है। साथ ही इसका मकसद स्वदेशी रूप से निर्मित रक्षा उत्पादों के माध्यम से 2025 तक $25 बिलियन के कारोबार तक पहुंचने के सरकार के लक्ष्य को पाना है। रक्षा मंत्रालय ने सेना, वायुसेना, नौसेना, DRDO, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, आयुध निर्माणी बोर्ड और निजी उद्योग सहित सभी हितधारकों के साथ सलाह के बाद यह सूची तैयार की है। इन 101 वस्तुओं के आयात पर लगने वाले प्रतिबंध से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 5 से 7 सालों में घरेलू उद्योग को लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के अनुबंध मिलेंगे। गौरतलब है कि इस सूची में बहुत सी उच्च प्रौद्योगिकी हथियार प्रणाली जैसे आर्टिलरी गन्स, असॉल्ट राइफलें, कॉर्वेट्स, सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, रडार आदि को भी रखा गया है। आयात पर प्रतिबंध को 2020 से 2024 के बीच उत्तरोत्तर लागू करने की योजना है। हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जैव ईंधन दिवस मनाया। हर साल 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत रही। इस दिवस के आयोजन का मकसद पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की जगह गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और जैव ईंधन क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को बताना था। बायोफ्यूल्स ऐसे हाइड्रोकार्बन ईंधन होते हैं जिन्हें किसी कार्बनिक पदार्थ से कम समय में बनाया जाता है, जबकि जीवाश्म ईंधन के बनने में लाखों साल लग जाते हैं। भारत सरकार ने बायोफ्यूल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को जरूरी कर दिया है। इसके अलावा 2018 में गोबर धन योजना यानी गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना और 2019 में प्रधानमंत्री G1 यानी जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना की भी शुरुआत की गई। स्वास्थ्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए RUCO यानी रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें उपयोग में लाई गई कुकिंग ऑयल से बायोडीजल बनाते हैं। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 में जैव ईंधन को भिन्न कैटेगरी में रखा गया। फर्स्ट जनरेशन यानी 1G को बेसिक बायोफ्यूल तो सेकेंड जनरेशन को एडवांस्ड बायोफ्यूल बताया गया है। 1G में बायो एथेनॉल और बायोडीजल को रखा गया है, जबकि 2G में एथेनॉल सॉलिड वेस्ट से ईंधन को रखा गया है। थर्ड जनरेशन यानी 3G में बायो CNG सरीखे ईंधन को रखा गया है। हाल ही में वन्य जीव व्यापार की निगरानी करने वाली संस्था ट्रैफिक ने कॉमन लेपर्ड और भारतीय तेंदुए की जब्ती और मौतों पर एक अध्ययन किया था। अध्ययन को स्पॉटेड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड,
अ पीक इनटू ऑनगोइंग पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया टाइटल के साथ पब्लिश किया गया था। इसके मुताबिक भारत में 2015 से 2019 के बीच 747 तेंदुओं की मौत हुई है। इसमें से 596 मौतें अवैध वन्य जीव व्यापार और पोचिंग जैसी गतिविधियों के चलते हुई हैं। पोचिंग का मतलब ही है अवैध शिकार। पोचिंग के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और उत्तराखंड में देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि कॉमन लेपर्ड का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पॉड्स है। यह भारतीय वन्य जीव अधिनियम के अनुसूची 1 में और साइट्स की अपेंडिक्स 1 में शामिल है। ये मैमेलिया क्लास में आते हैं। केवल मरुस्थलीय और सुंदरबन के मैंग्रोव इलाके को छोड़कर भारत में ये हर प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। इनके अस्तित्व के लिए मानव वन्य जीव संघर्ष, इनके शरीर के अंगों का अवैध व्यापार और हैबिटेट लॉस प्रमुख खतरे हैं। बीते दिनों पर्यावरण मंत्रालय ने मानव हाथी संघर्ष पर सुरक्षा पोर्टल का बीटा संस्करण लॉन्च किया। यह राष्ट्रीय पोर्टल मानव हाथी संघर्ष की रियल टाइम जानकारी देने और तत्काल ही इस तरह के संघर्ष के प्रबंधन में मददगार होगा। साथ ही इसके द्वारा मिले डेटा के आधार पर मानव हाथी संघर्ष को दूर करने वाली नीतियां बनाई जा सकेंगी। पोर्टल का बीटा संस्करण डेटा टेस्टिंग के लिए है। इस साल के अंत तक इसे पूरे देश के लिए लागू करने का अनुमान है। दरअसल हर साल लगभग 500 से अधिक लोग और लगभग 100 से अधिक हाथी मानव हाथी संघर्ष के कारण मर जाते हैं। पोर्टल का उद्घाटन 12 अगस्त को आयोजित होने वाले विश्व हाथी दिवस के ठीक पहले किया गया था। इस मौके पर पर्यावरण मंत्री ने हाथियों और अन्य जानवरों को बचाने की देश की प्रतिबद्धता और मानव पशु संघर्ष को समाप्त करने के लिए मजबूत, व्यावहारिक और लागत प्रभावी समाधानों की दिशा में हो रहे कामों का जिक्र भी किया। आपको बता दें कि एशियाई हाथियों को IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। इनकी आबादी हैबिटेट लॉस और अवैध शिकार की वजह से लगातार कम हुई है। वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 50,000 से 60,000 एशियाई हाथी हैं, जिनकी 60% से अधिक आबादी भारत में रहती है। गौरतलब है कि फरवरी 2020 में गुजरात के गांधीनगर में हुए CAMS 13 के दौरान भारतीय हाथी को CMS यानी कन्वेंशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीशीज के परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया है। ओडिशा के 2 गांवों को सुनामी से निपटने की उनकी तैयारी के लिए यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी का टैग दिया गया है। गंजाम जिले के वेंकटरायपुर और जगत सिंहपुर जिले के नोलिया शाही गांवों को ये टैग एक वर्चुअल इवेंट में दिया गया। ओडिशा के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दोनों गांवों में सुनामी रेडी प्रोग्राम लागू किया था। इसके साथ ही भारत हिंद महासागर क्षेत्र में यह प्रोग्राम लागू करने वाला पहला देश और ओडिशा ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सुनामी रेडी एक कम्युनिटी परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम है। इसका मकसद जनता, समुदाय, नेताओं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन एजेंसियों को शामिल करते हुए सुनामी के लिए तैयारी को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम को यूनेस्को IOC यानी इंटर गवर्नमेंटल ओशियानोग्राफिक कमीशन के द्वारा शुरू किया गया था। सुनामी रेडी टैग कई तरह की पहलों पर खरा उतरने के बाद हासिल किया जा सकता है। इसमें कम्युनिटी सुनामी रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ सुनामी इंफॉर्मेशन, मॉक ड्रिल में हिस्सेदारी, 24 घंटे विश्वसनीय अर्ली वार्निंग सिस्टम की उपस्थिति, लोगों को सुनामी के बारे में शिक्षित करने के साधन जैसे स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल होता है। रूस कोविड-19 वैक्सीन को आधिकारिक तौर पर पंजीकृत करने वाला पहला देश बन गया है। स्पुतनिक 5 नाम की इस वैक्सीन को रूस ने उपयोग के लिए तैयार घोषित कर दिया है। यह अनुमोदित होने वाला पहला कोविड-19 वैक्सीन है। हालांकि इससे पहले एक चीनी वैक्सीन को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों पर सीमित उपयोग के लिए मंजूरी मिली थी। मॉस्को स्थित गैमेलिया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित इस वैक्सीन को 2 महीने से भी कम समय के मानव परीक्षण के बाद ही रेगुलेटरी अप्रूवल दे दिया गया। इस वजह से WHO ने इसकी सुरक्षा और प्रभावशीलता पर चिंता जताई है। बहरहाल अभी मानव परीक्षणों के चरण वाले अन्य वैक्सीन के अगले साल के शुरुआत से पहले तैयार होने की उम्मीद नहीं है। दूसरी तरफ इस वैक्सीन पर भारत की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि इसके भारत में उत्पादन के लिए कोई समझौता अभी तक नहीं हुआ है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड निर्मित वैक्सीन के उत्पादन के लिए समझौता कर रखा है और इसी तरह के समझौते अन्य वैक्सीन निर्माता एवं भारत में वैक्सीन उत्पादन करने वाली कंपनियों के बीच हो रहे हैं। वर्तमान में भारत में सभी प्रकार की बीमारियों के लिए 50% से अधिक वैक्सीन उत्पादित किए जाते हैं। इसलिए उम्मीद है कि कोविड-19 वैक्सीन का एक बड़ा हिस्सा भारत में भी उत्पादित किया जाएगा।
नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी के जरिए सन स्पॉट ग्रुप AR2770 की इमेज ली गई है। इस ग्रुप ने बहुत ही माइनर सोलर फ्लेयर्स उत्सर्जित की हैं, जिनका प्रभाव काफी कम पड़ा है। शक्तिशाली सोलर फ्लेयर्स सैटेलाइट और रेडियो ट्रांसमिशन को डिस्टर्ब करती हैं। वहीं सीवियर सोलर फ्लेयर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म ला सकने की ताकत रखती हैं, जिससे पावर ग्रिड्स में ट्रांसफॉर्मर्स डैमेज हो सकते हैं। आपको बता दें कि सन स्पॉट्स सूर्य की सतह पर डार्क दिखाई देते हैं और अपने आसपास की तुलना में इनका तापमान कम होता है। ये तापमान तुलनात्मक रूप से ही कम होता है, वरना सोलर स्पॉट का तापमान 6500 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग होता है। ये स्पॉट 50,000 किलोमीटर व्यास तक के भी हो सकते हैं। ये सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के विजिबल मार्कर होते हैं। यहाँ पर सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होता है। खतरनाक कॉस्मिक किरणों से ये सौर मंडल की सुरक्षा करते हैं। वर्तमान सोलर साइकिल 2008 में शुरू हुआ था और अभी अपने सोलर मिनिमम फेज में है। सोलर मिनिमम फेज में सनस्पॉट्स और सोलर फ्लेयर्स की संख्या आमतौर पर कम होती है। सोलर साइकिल में सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अपने स्थान स्विच कर लेते या बदल लेते हैं। इस प्रोसेस में लगभग 11 साल लगते हैं। भारत ने इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड को $15.46 मिलियन का योगदान दिया है। इसमें से $9.46 मिलियन के लिए केवल राष्ट्रमंडल देश, जबकि शेष $6 मिलियन के लिए सभी विकासशील देश पात्र हैं। भारत ने यह राशि सभी सतत विकास लक्ष्यों को पाने में विकासशील देशों की सहायता करने के लिए दी है। 2017 में इस फंड की स्थापना के बाद से अब तक 55 प्रोजेक्ट्स और प्रस्तावों के लिए $41.8 मिलियन का कुल योगदान अनुमोदित किया गया है। भारत यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड UNOSSC द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यह फंड दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष के भीतर एक विशेष सुविधा है। इसके लिए आर्थिक सहयोग भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, जबकि इस राशि का उपयोग विभिन्न परियोजनाओं में संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसी की मदद से किया जाता है। भारत यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड विकासशील देशों में मांग आधारित और ट्रांसफॉर्मेशनल सतत विकास परियोजनाओं का समर्थन करता है। परियोजना के लिए धन देते वक्त अल्प विकसित देशों और छोटे द्वीप वाले विकासशील देशों को प्राथमिकता दी जाती है। आपको बता दें कि UNOSSC यानी यूनाइटेड नेशंस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन को संयुक्त राष्ट्र के अंदर दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। इसे संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली से नीति निर्देश और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यहाँ पर दक्षिण सहयोग का मतलब जहाँ वैश्विक मानचित्र पर दक्षिण के विकासशील देशों के बीच विभिन्न मुद्दों पर सहयोग से है, वहीं त्रिकोणीय सहयोग दानकर्ता देश, बहुपक्षीय संगठन और दक्षिण सहयोग के बीच फंडिंग, ट्रेनिंग, मैनेजमेंट जैसे विषयों पर साझेदारी को दर्शाता है। बीते दिनों फूड सिस्टम विजन प्राइज के लिए 10 फाइनलिस्ट्स की घोषणा की गई थी। यह घोषणा रॉकफेलर फाउंडेशन, सेकंड म्यूज और OpenIDEO के द्वारा की गई थी। इन 10 फाइनलिस्ट्स में से भारत की ओर से FSSAI का ईट राइट मूवमेंट और हैदराबाद स्थित नंदी फाउंडेशन का अराकुनोमिक्स मॉडल शामिल हैं। फूड सिस्टम विजन प्राइज के तहत दुनिया भर से संस्थाओं को एक रीजेनरेटिव और पोषण आधारित खाद्य व्यवस्था को तैयार करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये संस्थाएं ऐसी खाद्य व्यवस्था को 2050 तक तैयार करने की उम्मीद करती हैं। ईट राइट मूवमेंट में भारत का विजन है कि 2050 तक सभी तक सुरक्षित, स्वस्थ और सतत भोजन की पहुंच सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही जन स्वास्थ्य, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटना भी लक्ष्य में शामिल है। नंदी फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संस्था है। इस फाउंडेशन का मॉडल ABCDEFGH फ्रेमवर्क यानी एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, कंपोस्ट, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, एंटरप्रेन्योर्स, फैमिलीज, ग्लोबल मार्केट्स एंड हेडस्टैंड्स पर आधारित है। नंदी फाउंडेशन का विजन भारत के 3 क्षेत्रों के लिए है: अराकू, वर्धा और नई दिल्ली। अराकू क्षेत्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर अत्यधिक गरीबी, वनों का नष्ट होना, मिट्टी का अपरदन और उच्च मातृत्व मृत्यु दर है, जबकि वर्धा महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का जिला है। कम वर्षा और एग्रेरियन स्ट्रेस का केंद्र यह क्षेत्र किसानों की आत्महत्याओं के लिए बहुचर्चित है। आइए अब मैप सेक्शन पर डालते हैं नजर। तुर्की एक अंतर महाद्वीपीय देश है जिसका विस्तार एशिया और यूरोप महाद्वीप में है।
एशियाई हिस्से को मुख्य रूप से दो भागों, एनातोलिया प्रायद्वीप और आर्मेनियाई हाईलैंड में बांटा जाता है। यूरोपियन हिस्से को तुर्की थ्रेस या पूर्वी थ्रेस कहते हैं, जो कि यूरोप के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। तुर्की की सीमा आर्मेनिया, अजरबैजान, बुल्गारिया, जॉर्जिया, ग्रीस, ईरान, इराक और सीरिया से लगती है। तुर्की उत्तर में काला सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और पश्चिम में एजियन सागर से घिरा हुआ है। काला सागर और एजियन सागर को तुर्की जलडमरू मध्य जोड़ता है। यह यूरोपीय और एशियाई हिस्से को अलग करता है। तुर्की जलडमरू मध्य के अंतर्गत बॉस्फोरस, मरमारा सागर और डार्डनेल्स शामिल हैं। तुर्की के उत्तरी भाग में पोंटिक पर्वतमाला और दक्षिणी भाग में टॉरस पर्वतमाला है। तुर्की की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अरारात है, जो आर्मेनियाई हाईलैंड में स्थित है। इस हाईलैंड से ही तुर्की की दो प्रमुख नदियां यूफ्रेट्स और टिग्रिस निकलती हैं। तुर्की की कुछ प्रमुख झीलों में तज, वान और बाफा हैं। वान झील तुर्की की सबसे बड़ी झील है। तुर्की की राजधानी अंकारा है और इसका सबसे बड़ा शहर और बंदरगाह इस्तांबुल है। आज हम आपको फ्रांस और लेबनान के मैप के साथ छोड़ रहे हैं। बीते दिनों फ्रांस ने भारत को 5 राफेल की डिलीवरी की है। वहीं लेबनान में हुए भयंकर विस्फोट की वजह से यह चर्चा में रहा है। आपको लेबनान के साथ सीमा साझा करने वाले और फ्रांस के साथ सीमा साझा करने वाले देशों के नाम कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अगले बुलेटिन में इन देशों के साथ सीमा साझा करने वाले देशों के नाम और इनसे जुड़ी जानकारियों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में ये इतना ही। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। बीते दिनों केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि मेघ सिस्टम को लॉन्च किया। इसे राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज के तहत लाया गया है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली की डिजिटल कृषि की सेवाओं और बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने में इसका उपयोग किया जाएगा। भारत ने रूसी काउकास 2020 रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास में हिस्सा लेने का निर्णय लिया है। यह अभ्यास 15 से 26 सितंबर के बीच दक्षिणी रूस में अस्त्राखान में आयोजित होगा। काउकास 2020 में कम से कम 18 देशों के हिस्सा लेने की संभावना है। चीन और पाकिस्तान को भी काउकास 2020 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। बीते दिनों प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का शुभारंभ किया। इसे नई दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी स्मृति और दर्शन समिति में शुरू किया गया है। इसकी घोषणा चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर 10 अप्रैल 2017 को ही कर दी गई थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में गंदगी मुक्त भारत अभियान भी लॉन्च किया। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने वाले सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल को लॉन्च किया। इस परियोजना की आधारशिला 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में रखी गई थी। इससे इस क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं का विकास हो सकेगा। साथ ही भारत को आसियान क्षेत्र के साथ बेहतर आर्थिक संबंध बनाने में भी मदद मिलेगी। हाल ही में महाराष्ट्र के नासिक के पास देवलाली से बिहार के दानापुर के लिए एक साप्ताहिक ट्रेन किसान रेल की शुरुआत की गई। इसकी घोषणा वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में की गई थी। इस ट्रेन से सब्जियों, फलों जैसे खराब हो सकने वाले कृषि उत्पादों को कम समय में बाजार में लाने में मदद मिलेगी। इसमें फ्रोजन कंटेनरों की व्यवस्था है, जिससे यह कृषि उत्पादों के साथ साथ मछली, मांस और दूध जैसे उत्पादों के लिए सीमलेस नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन निर्मित करेगा। बीते दिनों चीन में एक नए टिक-बॉर्न वायरस के संक्रमण की पुष्टि की गई। इसमें संक्रमित व्यक्ति में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ सीवर फीवर के लक्षण देखे गए हैं। इसे बुनिया वायरस फैमिली का माना जा रहा है, जो कि टिक के काटने से मनुष्यों में फैलता है। इस वायरस की पहचान चीन में शोधकर्ताओं की एक टीम ने 1 दशक पहले की थी। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी द्वारा की गई एक जांच के मुताबिक हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हिमालय भूगर्भीय स्प्रिंग से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पानी बाहर निकल रहा है। दरअसल ज्वालामुखी विस्फोट, फॉल्ट जोन और भूतापीय प्रणाली के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग का कार्बन बाहरी वायुमंडल में मुक्त होता है।
यह वैश्विक कार्बन चक्र का एक हिस्सा है जो कि पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के एक शोध के मुताबिक यमुना नदी में कुछ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मिले हैं। शोध में इन बैक्टीरिया के नदी में जाने के मुख्य स्रोत सीवेज को माना गया है। दरअसल इनमें से अधिकांश विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी प्रायोरिटी पैथोजन सूची में भी शामिल हैं। हाल ही में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों से UNHRC यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में क्यूबा को शामिल होने के लिए समर्थन न देने का आग्रह किया है। दरअसल अमेरिका ने क्यूबा पर मानवीय मिशनों की आड़ में अपने डॉक्टर्स की तस्करी करने का आरोप लगाया है। GCC यानी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से ईरान पर हथियारों के व्यापार संबंधी प्रतिबंध को और बढ़ाने की बात रखी है। गौरतलब है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की वजह से 2010 से संयुक्त राष्ट्र ने ईरान द्वारा लड़ाकू जेट, टैंक और युद्धपोतों जैसे विदेशी हथियारों की खरीद पर प्रतिबंध लगा रखा है। हाल ही में स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के दूसरे संस्करण को शुरू किया गया। यह प्रोग्राम डेल टेक्नोलॉजीज के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब्स के छात्र इनोवेटर्स के लिए है। इसमें इन छात्र इनोवेटर्स को डेल वॉलेंटियर्स द्वारा मेंटर सपोर्ट, प्रोटोटाइप और परीक्षण समर्थन, बौद्धिक संपदा पंजीकरण और विचारों, प्रक्रियाओं और उत्पादों का पेटेंट, उत्पाद को बनाने और बाजार में लॉन्च करने में सहायता दी जाएगी। स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। बीते 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया गया। 1982 में संयुक्त राष्ट्र वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनस पॉपुलेशन की पहली बैठक के बाद से हर साल यह दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम कोविड-19 एंड द इंडिजिनस पीपल्स रेजिलियंस रही। विश्व आदिवासी दिवस के आयोजन का उद्देश्य दुनिया भर के इंडिजिनस पॉपुलेशन के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।